हाय व्यूअर्स। अक्सर लोग ये हमसे पूछते हैं कि मैंने किसी को लोन दिया, उसने मुझे चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया तो आगे क्या करना होगा। ऐसी बहुत तरह की सिचुएशंस मेरे पास लोगों के क्वेश्चंस एंड आंसर्स आते रहते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी को लोन देते हैं और आपका वो लोन चुकाने के लिए अगला आपको चेक देता है और वो चेक अगर प्रेजेंट करने पर बाउंस हो जाता है, तो आगे की क्रिया क्या होगी, किस तरह आप इस सिचुएशन को डील करेंगे, किस तरह वो बाउंस चेक का पैसा आप रिकवर करेंगे उससे। तो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ आपका जो रेमेडी होगा वो होगा 138 एनआई एक्ट। 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत आप सबसे पहले उस शख्स को एक नोटिस देंगे। उस नोटिस में आप उसे बताएंगे कि हमने तुम्हें लोन दिया था और तुमने उसके एवज में, उसके बदले में मुझे ये चेक दिया अपने उस लोन अमाउंट को वापस करने के लिए। उसके अंदर में आपका चेक का डिटेल्स, चेक डेट, आप कौन सा ब्रांच, कौन सा बैंक, कहाँ ये चेक डिसऑनर हुआ, ये तमाम चीज़ें उस लीगल नोटिस के अंदर आपकी होनी चाहिए। और ये चेक कब बाउंस हुआ, कौन से बैंक में बाउंस हुआ, ये डिटेल्स भी होनी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम बातें लिखकर आप उसे कहेंगे कि ये नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर तुम्हें ये पैसे देने होंगे। अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए, चेक बाउंस डिसऑनर के पैसे नहीं दिए, तो आप उसके अगेंस्ट में 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत क्रिमिनल कोर्ट में आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कि 138 एनआई एक्ट का ट्रायल किस तरह होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, तो आइए आज इस वीडियो में आपको डिटेल 138 ट्रायल के बारे में समझाता हूँ। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इस एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले कंडीशन प्रेसिडेंट ये है कि जिसके अगेंस्ट में आप केस फाइल कर रहे हैं उसे आपको 138 बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत उसे डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा। ये डिमांड नोटिस कब भेजेंगे आप? जिस दिन आपका चेक बाउंस होता है या आपको जब इंटीमेशन मिलेगा बैंक से कि आपका चेक बाउंस हो गया है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसे नोटिस भेजना होगा। अब नोटिस में आप अपने चेक्स के तमाम डिटेल्स लिखेंगे कि आपका चेक कहाँ बाउंस हुआ, आपका चेक अमाउंट, चेक नंबर, चेक डेट और डेट ऑफ बाउंस। इसके साथ आप उसे डिमांड करेंगे कि डिसऑनर्ड चेक अमाउंट को आप 15 दिन के अंदर मुझे पेमेंट कर दीजिए, वरना मैं आपके अगेंस्ट में 138 एनआई एक्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करूंगा। ये नोटिस भेजने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर अगर जिसने आपने नोटिस भेजा है, अगर वो उस नोटिस का कॉम्प्लायंस नहीं करता है, तो उस 15 दिन के एक्सपायर होने के ठीक 30 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको मैं ये बताता हूं कि जब आप 138 का कंप्लेंट क्रिमिनल केस में कोर्ट में फाइल करेंगे तो आप उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स डालेंगे। सबसे पहले आप अपना कंप्लेंट का नाम, यानी कि आपका नाम, उसके बाद आप जिसके अगेंस्ट में फाइल कर रहे हैं उसका नाम, आपने उसे क्यों लोन दिया, आपने उसे किस लिए, आपने क्या ट्रांजैक्शन हुई आपके उसके साथ, वो आपको डिटेल्स देना होगा। आपका और उसका क्या रिलेशन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फैमिली रिलेशनशिप है, किस लिए आपको उसने पैसे दिए, वो डिटेल्स देने होंगे। चेक के डिटेल्स देने होंगे, कब चेक बाउंस हुआ, क्यों चेक बाउंस हुआ, और डिमांड नोटिस आपने कब भेजा, किसने डिमांड नोटिस भेजा, उसने कब रिसीव किया। ये तमाम डिटेल्स विद कॉज ऑफ एक्शन आपको अपने उस कंप्लेंट में डालना होगा। डालने के बाद ये चेक आपको कोर्ट में, ये एप्लीकेशन आपको कोर्ट में फाइल कर देनी है। फाइल कर देने के बाद ये एप्लीकेशन जो है बिफोर दी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर लर्नेड एसीजेएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष ये एप्लीकेशन फाइल होगी। बहुत दफा ऐसा होता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद ही इस एप्लीकेशन को ट्राई करते हैं या फिर ये अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ट्रांसफर करेंगे तो उसके बाद आपको वहां पर एक डेट पड़ेगा, वो ऐसे का। ऐसे होने के बाद कोर्ट या फिर आपके एप्लीकेशन का कॉग्निजेंस लेगी और उसे सम्मन भेजेगी। सम्मन, अगला जब सम्मन रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसके लिए बाध्य हो जाता है कि वो कोर्ट में आए
और अपनी हाजिरी दें। अगर वो कोर्ट नहीं आता है और सम्मन की अवहेलना करता है तो ऐसे हालत में आप कोर्ट के सामने अपना ट्रैक रिपोर्ट, सर्विस नोटिस, जो आपने जो से सम्मन भेजा है वो ट्रैक रिपोर्ट कोर्ट में लगाकर आप एक प्रेयर करेंगे कि सम्मन मिलने के बावजूद भी एक्यूज पर्सन यानी कि जो आरोपी है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, लिहाजा आपको कोर्ट से ये आदेश मांगे कि उसके अगेंस्ट में एक वारंट इशू किया जाए। वारंट इशू होने के बाद वो वारंट उसके जहां आरोपी रहता है उस जुरिडिक्शन में वारंट को भेजा जाएगा। पुलिस अगर वो देखिए, वारंट भी दो तरीके के होते हैं, एक बेलेबल वारंट, एक नॉन बेलेबल वारंट। पहले अटेम्प्ट में या फर्स्ट टाइम कोर्ट जो है अप्रिशिएट करते हैं कि बेलेबल वारंट भेजे, तो बेलेबल वारंट में बाज दफा पुलिस जो है प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं, वारंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, केस जो है लिंगर पे लिंगर, डेट पे डेट पड़ते रहते हैं। तो ऐसे हालत में अगर बहुत डिले हो रहा है तो आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन करके एक नॉन बेलेबल वारंट के लिए प्रेयर करेंगे। नॉन बेलेबल वारंट जो आप प्रेयर करेंगे वो भी उसी एक्यूज के पुलिस जुरिसडिक्शन में जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट द पुलिस ऑफ द एक्यूज पर्सन टू एग्जीक्यूट द वारंट। अगर वो नॉन बेलेबल वारंट भी पुलिस एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है तो फिर आप कोर्ट में डिस्ट्रेस वारंट के लिए प्रेयर करेंगे। डिस्ट्रेस वारंट, आइए आपको मैं समझाता हूं कि डिस्ट्रेस वारंट क्या होता है। वारंट दो तरह के होते हैं, एक बॉडी वारंट और एक डिस्ट्रेस वारंट। कि अगर पुलिस वारंट की बेसिस पर अक्यूज को अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकी तो फिर डिस्ट्रेस वारंट कोर्ट इशू करती है और ये आदेश देती है कि उसका जो भी एसेट्स है, जो भी उसकी संपत्ति है, उसको सीज कर ली जाए। ऐसा होने पर अक्यूज खुद ही कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर करता है और इस तरह आपकी प्रक्रिया 138 NI एक्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। अब वो आरोपी वो कोर्ट में अपेयर करता है और अपेयर करने के बाद बेल की अर्जी देता है। बेल हो जाने के बाद अब आरोपी को अपने अपेयरेंस की नेक्स्ट डेट उसकी अपेयरेंस की या प्ली की पड़ती है। प्ली क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। प्ली ये होता है कि कोर्ट उससे पूछता है कि आप पर ये आरोप लगाया गया है कि आपने कॉम्प्लेनेंट को एक लीगल इन्फोर्सेबल डेट और लाइबिलिटी के तहत एक चेक इशू किया था और वो चेक बाउंस होने पर, चूंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं चेक बाउंस होने के, फंड्स इनसफिशिएंट या फिर अकाउंट क्लोज्ड या फिर स्टॉक पेमेंट, जो भी रीजन हो उसको उल्लेख किया जाता है। उसका उल्लेख करने के बाद और आपने उसके डिमांड नोटिस मिलने के बावजूद भी आपने चेक का पेमेंट नहीं किया, इसलिए आपके अगेंस्ट में 138 NI एक्ट के अंतर्गत आप पर यह मामला चलाया गया है, तो आप दोषी हैं या निर्दोष। जैसे ही वो आरोपी निर्दोष कहता है और वो ट्रायल के लिए क्लेम करता है कोर्ट से कि उसे भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपने बचाव में अपना पक्ष रख सके। प्ली होने के बाद आफ्टर प्ली एक नया अमेंडमेंट 138 में आया है कि एनी टाइम आफ्टर प्ली यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 143A NI एक्ट। तो आप समझाता हूं मैं आपको कि 143 होता क्या है। 143A NI एक्ट एक इंटरिम कॉम्पेंसेशन होता है। क्योंकि पहले टाइम में जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, ये सेक्शन, ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं आया था, तो 138 जो है बहुत ड्रैग होता था। लोग जो आरोपी है उनके काउंसिल जो है डेट पर डेट्स लेते रहते थे और ये ड्रैगिंग होता था प्रोसीड्यूर को। इसलिए लेजिस्लेचर ये दिमाग में रखते हुए कि ये प्रोसीड्यूर ड्रैग ना हो, कंप्लेनेंट को ज्यादा से ज्यादा हैरेसमेंट ना हो और ये एक्सपीडिशियसली एक मामला चले, तो ये लेजिस्लेचर ने 143A NI एक्ट का अमेंडमेंट करके इसे इंसर्ट किया। 143A NI एक्ट के अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हैं इंटरिम कंपनसेशन, जो आपको अप टू 20% तक कोर्ट ग्रांट कर सकती है। अगर आपका एप्लीकेशन ग्रांट हो जाता है तो आपका जो भी चेक अमाउंट है, मान लीजिए 2 लाख रुपया, तो उस पर कोर्ट आपको 5%, 15%, 10% या 20% का इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करने का आदेश देती है और अक्यूज को कहती है कि अगर वो 60 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट नहीं करता है तो आपको वो लिबर्टी देती है कि आप उसके अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 421 ऑफ BNSS आप एक एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ द इंटरिम कॉम्पनसेशन। ये हुई 143A NI एक्ट की क्रिया।
अब ये 143 ए एन एक्ट का एप्लीकेशन के डिस्पोजल के बाद एविडेंस के लिए डेट पड़ता है। इस एविडेंस में आप अपना जो भी आपने अपने कंप्लेंट में कहा है, एविडेंस ऑन चीफ ऑन एफिडेविट आप एक फाइल करते हैं। ऑन डॉक आपकी जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप एग्जिबिट कराते हैं। तमाम एग्जिबिट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को अब डिफेंस काउंसिल आपसे सवाल जवाब करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और कोशिश वो अपनी तरफ से करेंगे कि जो एक्यूज ने आपको जो चेक दिया है वो किसी लीगल इन्फोर्सेबल डेट के अगेंस्ट में नहीं दिया है, या फिर आप बहुत सारी रीजन हो सकती है जो अपनी चेक अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करेंगे। एविडेंस और क्रॉस कंप्लीट होने के बाद फिर डेट पड़ती है आर्गुमेंट्स की। दोनों तरफ के काउंसिल, कंप्लेंट के काउंसिल और डिफेंस के काउंसिल दोनों एक आर्गुमेंट रखते हैं कोर्ट में। दोनों आर्गुमेंट होने के बाद कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है। So this is the entire or complete trial of 138 NI Act.